नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्रधानमंत्री मोदी की नई कैबिनेट तैयार है और सभी मंत्री फुल एक्शन में भी हैं। टीम मोदी की नई कैबिनेट में शामिल किए गए ज्यादातर मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया है। सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय पहुंचकर चार्ज ले चुके हैं और पीयूष गोयल, नारायण राणे और मीनाक्षी लेखी ने नया दायित्व संभाल लिया है। वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंत्रालय में पौधारोपण कर पर्यावरण का नया संदेश दिया। इसके अलावा किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव ने भी मंत्रालय पहुंचकर जिम्मेदारी संभाली। इस खास पेशकश में हम आपको मोदी के नए मंत्रियों से मिलवाएंगे, उनकी क्या है प्राथमिकता आपको बताएंगे। आपको मोदी के मंत्रियों से हुई बातचीत भी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मंत्रियों के कामकाज संभालने की एक्शन पैक रिपोर्ट। मैं अश्विनी वैष्णव, मैं नारायण तातुरानी, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, मैं किरण रिजिजू, मैं अनुराग सिंह ठाकुर। कल मिली जिम्मेदारी, अब काम की बारी। मोदी कैबिनेट के स्पेशल 43 ऑन ड्यूटी। मंत्रिमंडल विस्तार के 20 घंटे के भीतर मोदी के मंत्री एक्शन में दिखने लगे। प्रमोशन और नई जिम्मेदारी के साथ सुबह से ही मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। इन मंत्रियों के सामने अपने अपने विभाग के कामकाज को बेहतर करने के साथ साथ सामने खड़ी कई मुश्किलों से पार पाने की चुनौती भी है। कैबिनेट विस्तार में बड़ी जिम्मेदारी से नवाजे गए देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुबह सुबह कामकाज संभाल लिया। उन्होंने मोदी कैबिनेट में हैवीवेट मिनिस्टर माने जाने वाले पीयूष गोयल की जगह ली है। नौकरशाह से राजनेता और फिर मंत्री तक का सफर तय करने वाले अश्विनी वैष्णव पर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ है। देश के नए रेल मंत्री को देश में बुलेट ट्रेन की शुरुआत, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और ट्रेनों की सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बने अनुराग ठाकुर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कामकाज संभालने पहुंचे नए मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने प्रकाश जावड़ेकर की जगह ली। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूजा पाठ के बाद पदभार संभाल लिया। गुजरात से राज्यसभा पहुंचे मनसुख मांडविया इस बार प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली। मांडविया के पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। कोरोना के कहर के बीच उन पर बतौर स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ है। राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बने किरण रिजिजू ने कानून मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें रविशंकर प्रसाद को हटाकर कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों को कड़ा संदेश देते हुए जश्न छोड़कर परफॉर्मेंस पर जोर देने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक सभी मंत्रियों को दिल्ली में रहकर कामकाज पर ध्यान देने को कहा गया है। टीम न्यूज नेशन। लंबे अरसे तक नौकरशाह रहे और देश के गृह सचिव का दायित्व निभा चुके राजकुमार सिंह यानी कि आरके सिंह को देश का नया ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। आरके सिंह अभी तक इसी मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे। उनसे बात की हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरके सिंह साहब पर भरोसा जताया और उनको केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा दर्जा दिया। हालांकि पावर मिनिस्ट्री उनके पास रहेगी, लेकिन कारोबार और ज्यादा चुनौती वाला है। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि अब केंद्रीय कैबिनेट दर्जा आपको एक तरह से मिल गया। हमारे पास जो प्रभार है उसमें काफ़ी बदलाव हम लोग ले आए थे। पिछले 4-5 वर्षों में मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी बदलाव, काफ़ी रिफॉर्म्स हम ले आए थे।
अभी कुछ रिफॉर्म्स बाकी रह गए, उसको हम करेंगे। लेकिन रिफॉर्म्स जो हम कर चुके वो इस प्रकार के हैं जो कि एकदम बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल है। हमने पूरे देश को पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस कर दिया, पूरे देश को एक ग्रिड में कनेक्ट कर दिया, वन नेशन वन ग्रिड कर दिया। 1 लाख मेगावाट हम कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दिया, नए सबस्टेशंस बनाए, 2700 3900 सबस्टेशंस को ये कर दिया, इन्हांस कर दिया कैपेसिटी। 7.5 लाख किलोमीटर HTLT लाइन्स लगवा दिया पूरे पिछले 4 वर्षों में। और ये नेट रिजल्ट यह हुआ इसका 6,65,000 नए ट्रांसफार्मर्स लगवाए। तो इस सब का रिजल्ट यह हुआ कि अब ग्रामीण क्षेत्र में पावर जो कि पहले 2014-15 में 12 घंटा के आसपास रहता था देश में, अब 20 -20 घंटा रहता है। उसको हमको 24 घंटा तक लाना है। एक और हमारा ये हमने रखा है अपने लिए चैलेंज कि इस सिस्टम को हम फ्यूचर रेडी करेंगे। उसके लिए 3 लाख करोड़ की योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है जी। अब फ्यूचर रेडी में है कि अब ये दुनिया डिजिटल का है, तो हमारा जो स्मार्ट ग्रिड रहेगा, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स रहेंगे। 3,875 शहरों में हम स्काडा सिस्टम्स लगाने वाले हैं। 100 शहरों में, बड़े शहरों में हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाने वाले हैं, ऑटोमेटिक डिजिटल स्मार्ट मीटरिंग कर रहे हैं। पूरे सिस्टम को फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम किसानों के लिए ये अलग फीडर करीब 1.25 लाख किलोमीटर लगा चुके, 1.25 लाख किलोमीटर और लगाएंगे। सबको सोलराइज करेंगे ताकि किसानों को दिन में करीब फ्री बिजली मिले अपने सिंचाई के लिए, या बहुत कम दाम पर बिजली मिले, तो किसानों को फ़ायदा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को फ़ायदा होगा कि उनका जो बर्डन है वो कम होगा। और स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर सब्सिडी लगता है इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, वो कम हो जाएगा। तो अभी यही सब हमारे चैलेंजेस हैं सर। लेकिन सवाल ये भी है कि चैलेंज भी है। आपने कहा 3 लाख करोड़ का निवेश भी एक तरह से करेंगे डिजिटल को लेकर के, लेकिन चुनौतियां इस बात को लेकर के है कि तमाम लोगों की, तमाम देशों की निगाहें जो है भारत पर रहती हैं, और जितना डिजिटल होता जा रहा है उतना कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो थ्रेट है वो साइबर की बात कर रहे हैं। तो साइबर प्रिपेयर्डनेस हमारा बहुत अच्छा है। बीच में हमने उसको और स्ट्रेंथन किया है, और सब जगह हमने सर्ट इन के साथ व्यवस्था डाल दी है कि हर एक सेक्टर के लिए अलग सर्ट है। तो बेसिकली हमारी साइबर रेडीनेस है, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल सर कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ इससे बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ के खाना पूर्ति है। देखिए साहब, ये उनको जो कहना है वो कहते रहें। बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भारत को भारत में आमूल परिवर्तन ला दिया है। और ये ऐसा परिवर्तन ला दिया है कि ऊर्जा क्षेत्र में जो कि दूसरे देश वाले आकर के कहते हैं, चाहे वो एक्सेस हो, हम लोगों ने हर गांव को कनेक्ट कर दिया। 1000 दिन प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया था, 987 दिन में हर गांव हर मजरा कनेक्ट कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर को बिजली दे दें। 28 मिलियन 2 करोड़ 80 लाख घरों को हमने 18 महीने में कनेक्शन दे दिया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि साहब इतने बड़े पैमाने पर इतने कम समय में एक्सेस बढ़ाना ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि जो काम करेगा वही रहेगा। हाँ, ये तो है ही, ये तो है ही। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आर.के. सिंह साहब को बड़ा दर्जा मिला है, पावर मिनिस्ट्री में बड़े चैलेंज हैं और उसको निपटाने की भी तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अपना दल के कोटे से केंद्रीय मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल ने भी न्यूज नेशन से खास बातचीत की है। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्री के रूप में अनुप्रिया पटेल की क्या प्राथमिकताएं हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आपने शपथ भी ले लिया, आज आपने चार्ज भी ले लिया, प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? प्राथमिकता हमेशा एक ही रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत भरोसे और विश्वास के साथ अपना कीमती वोट देकर चुनकर भेजा है। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कैसे मिले, यही मेरी प्राथमिकता हमेशा से रही है, आगे भी होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 6 महीने के बाद आने वाला है। आपका मंत्री पद लेना और बनना कितना ज़्यादा फायदेमंद खासतौर पर पूर्वांचल के वोट बैंक पर होगा, पटेल वोट बैंक पर होगा? देखिए, मेरा जो भी मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं,
उन्हें मेरे मंत्री पद से मेरे साथ होने या न होने का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लोग हमेशा मेरे साथ हैं, मैं किसी पद पे रहूं अथवा ना रहूं, क्योंकि मैं लगातार उनके बीच में बनी रहती हूं, वो लगातार मुझसे जुड़े रहते हैं और पिछड़े दलित कमज़ोर तबकों के जो मुद्दे हैं उनको मैं सड़क से लेकर संसद तक उठाती रहती हूँ। मेरी पार्टी विधानसभा में है, विधान परिषद में है, वहाँ भी जो हमारे विधायक हैं पार्टी के, वो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हर विषय को मजबूती से उठाते हैं, जो कमज़ोर वंचित लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए हमारा कार्यकर्ता, हमारा समर्थक, गाँव में बैठा हुआ हमारा शुभचिंतक हमसे दिल से जुड़ा हुआ है। वो किसी पद पे हम हैं या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हम आपके गांव में भी गए, आपके इलाके में भी हम गए थे, तो वहाँ पे लोगों का ये कहना था कि अनुप्रिया जी को मिल जाना चाहिए था, बहुत देरी हो रही है, क्या कहेंगे? ये तो उनकी अच्छी भावना है, उनकी सद्भावना है, उनका प्रेम है, स्नेह है, और आम जनमानस की मेरे लिए इतनी अच्छी भावना है, तो मैं समझती हूँ कि उनकी दुआएं मुझे यहाँ तक लाई हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा कर सकूँ। आपकी पार्टी की जो भागीदारी खासतौर पे अब सेंटर में हो गई है, अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखती हैं? उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हमें काम करते रहना है, हम लगातार करते रहते हैं। का विस्तार वहाँ भी होने वाला है, तो वहाँ पे किस मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है या नहीं होना है। वो जब माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे तब मुझे जानकारी होगी, तो उससे पहले मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। कुछ आप चाहती हैं, क्योंकि यहाँ तो आपकी भागीदारी होगी तो वहाँ पे कुछ मिलना चाहिए। तो जब विषय ही नहीं आया मेरे सामने तो मैं कैसे ओपिनियन रख सकती हूँ? तो जब विषय आएगा तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, तब बातचीत होगी पार्टी लाइन पे। मैं अपनी पार्टी की कमेटी में डिस्कस करके बात करूंगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप किसको श्रेय देना चाहती हैं, क्योंकि आज आप मंत्री बन गई हैं, किसको श्रेय जाता है? मेरी पार्टी के आम कार्यकर्ता को, गांव में बैठे हुए मेरे पार्टी के शुभचिंतक को, समर्थक को, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मेरी पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जिनका त्याग, जिनकी तपस्या इस पार्टी को यहाँ तक आज हम लाने में सफल हुए हैं, तो उसके पीछे जो नींव है वो उनके त्याग, तपस्या की है, और उनके साथ जो हजारों करोड़ों लोग लगे रहे उन सब के संघर्षों की है। और एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत करने वाले पशुपति कुमार पारस को मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। क्या है उनकी प्राथमिकता, आपको दिखाते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के तौर पे उभरता हुआ सामने आ रहा है। देखिए, चुनौती नहीं है, ये काम करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझको दिया है। काम करने का अवसर दिया कि सीखो, काम करो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। पहली बार जो आदमी सांसद सदस्य जीत के आवे और भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनाना, ये प्रधानमंत्री जी को हम पर कहीं न कहीं विश्वास जगा। विश्वास के तहत उन्होंने मुझको ये अधिकार दिया। और ये विभाग जो है, ये किसान से रिलेटेड विभाग, जिससे मान लीजिए जितना भी अनाज है, जो अनाज बर्बाद हो रहा है या जो अनाज मिल में चला गया, फल है, दूध है, अंडा है, मछली है, सबका प्रोसेसिंग करना है। तो ये विभाग उद्योग से रिलेटेड है। तो उद्योग से रिलेटेड है तो विभाग तो कठिन जरूर है, लेकिन दुनिया में कोई चीज़ कठिन नहीं होता है, वो असंभव चीज़ नहीं है। हम लोग की डिक्शनरी में कोई असंभव चीज़ नहीं है। लेकिन क्या ये डगर भी कहीं न कहीं कठिन थी, क्योंकि आपके फैमिली में भी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो कुल मिलाकर के थोड़ा एक या तो विभाग के बाद पूछो या राजनीति के बाद पूछो, दोनों में से कोई एक पूछिए। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे और खिचड़ी मत बना। आपको ये भी पता नहीं है कोर्ट जाएंगे। कोर्ट कल चला गया, वो कोर्ट वो कल चला गया। ये प्रश्न पूछिए, या तो विभाग का प्रश्न पूछिए या राजनीतिक प्रश्न पूछिए। आप कोशिश करेंगे बनाने की कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के? खुद का भी आप सुने हैं ना कि समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता। और दल में यदि कोई व्यक्ति तानाशाह हो जाए, देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र बहुमत का राज होता है, बहुमत से ही प्रजातंत्र की नींव डला है। तो जब प्रजातंत्र में कोई तानाशाह हो जाए तो प्रजातंत्र में ये है कि हम नेता परिवर्तन कर सकते हैं। इसी के तहत हम लोगों ने 6 में 5 सांसद लिख के हम लोगों ने दिया माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कि हमारे दल में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे बड़े प्रजातंत्र की कंट्री है, आप इसमें नियमन दीजिए, नेता परिवर्तन का आप आदेश दीजिए। उनका सचिवालय पूरी छानबीन किया। पूरी छानबीन करने के बाद वो देखा कि हम लोगों का जो कहना है वो सही है। वो
नोटिफिकेशन हुआ और 5 सांसद नहीं, अब जान लीजिए 5 सांसद नहीं 6 सांसद के संसदीय दल के नेता मुझको बनाया गया। तो इसलिए इसमें दल बदल कहीं नहीं है और न कहीं कुछ है। लेकिन अब चिराग पासवान जी कोर्ट गए हैं, उनकी मर्जी है, कोर्ट गए हैं तो जाए, क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। चुनाव आयोग के यहाँ है, चुनाव आयोग में जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो दल बदल विधेयक है उसके तहत हम सही हैं। और अब आपको मिलवाते हैं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने विदेश राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। विदेश राज्य मंत्री के तौर पर मीनाक्षी लेखी का क्या प्लान है? न्यूज नेशन संवाददाता ने उनसे बात की। मीनाक्षी जी, आपको संस्कृति के साथ विदेश की भी जिम्मेदारी दी गई है, किस रूप में देखती हैं? देखिए, संस्कृति और विदेश नीति दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, और क्योंकि वो पूरक हैं एक दूसरे के, तो मुझे लगता है कि एक ही दूसरे का एक्सटेंशन है। भारत की पहचान दुनिया में हो और दुनिया से आने वाली अच्छी चीज़ें भारत में आए, और इसके लिए जो भी करना पड़े वो किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो काम सौंपा है सरकार ने हम पर विश्वास करके, वो हम सभी लोग बहुत ईमानदारी से पूरा करेंगे। लंबे वक्त से मैंने आपको देखा है, मैं आपको जानता भी हूँ, सांसदी के तौर पे लगातार आप एक्टिव, चाहे कनाट प्लेस की बात हो, चाहे हर जगह आप एक्टिव रही हैं। संस्कृति मंत्रालय में किस तरीके से आप एक्टिव रहने वाली, क्या प्राथमिकता आपकी होगी? अभी मैं प्लान है नहीं तो कुछ डिस्क्लोज क्या करूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी ओथ ली है और ओथ का एक एक शब्द सच होगा और सच करके हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपको जिम्मेदारी भी विदेश राज्य मंत्री की दी गई है। आपकी क्या प्राथमिकता होगी, किस तरीके से? प्राथमिकता है जो डायरेक्शन है उसको पूरा करना। प्रधानमंत्री जी का जो इंस्पिरेशनल नेतृत्व है और मार्गदर्शन है, उसी के तहत जो भी आदेश निर्देश होगा उस पर काम किया जाएगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि दिल्ली से आप आती हैं, दिल्ली वासियों के लिए क्या कहेंगे? इकलौती आप यहाँ से मंत्री हैं। मैं दिल्ली वासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ और उन्हीं की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मेरा कुछ ऐसा हैसियत नहीं है, उनकी ये वही हैं जो यहाँ बैठे हैं, और हमारी आइडेंटिटी तो उनकी आइडेंटिटी में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली वाले अपनी आइडेंटिटी मेरे में देखते हैं। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने इतना अधिक स्नेह मुझे दिया है और आगे भी साथ बना रहे और हम लोग काम करते रहे। इतना बड़ा प्राउड का आपके लिए पल है, क्योंकि हर्षवर्धन जी की जगह आपको कैबिनेट में शामिल। आप ये उल्टे सवाल क्यों कर रहे हैं? हर्षवर्धन जी ने बहुत काम किया और देश के लिए बहुत काम किया और बहुत काम किया, और ऐसा क्या है, सीनियर लोगों को जूनियर्स के लिए जगह बनानी होती है, तो वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और राजनेता हैं। हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह उन्होंने सहयोग किया और आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए मीनाक्षी लेखी जी हमसे खास बातचीत कर रही थी। बड़े जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित राजदूबे, न्यूज़ दिल्ली। और अब आपको मिलवाते हैं मोदी के कैबिनेट में पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी से। किशन रेड्डी ने भी न्यूज नेशन से खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी साहब खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको इस बार मिली है, क्या कहेंगे? 3 मंत्रालय आपको दी गई। जो प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार दिया है वो निभाना अभी हमारा काम है। अभी क्या काम है, कितना कठिन होगा वो सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में जो भी काम, जितने भी कठिन काम होगा हम पूरा आगे बढ़ेंगे। हमारे पार्टी का सहयोग के साथ, हमारा जो एमओएस है उनका कोऑपरेशन के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट्स के कोऑपरेशन के साथ, अधिकारियों के कोऑपरेशन के साथ जो भी जिम्मेदारी दिया है वो जिम्मेदारी निभाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। मैंने देखा है कि जब आप गृह मंत्रालय में थे तो एक्शन मोड में लगातार आप काम कर रहे थे, कई बार हमने आपको कवर किया, आप खुद फील्ड में कूद जाते थे। अब कोरोना महामारी का जो संकट है वो टूरिज्म पे भी बहुत पड़ा है, किस तरीके से देखते हैं? ये सही बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है आज देश के सामने, दुनिया के सामने भी, नॉट ओनली भारत, दुनिया का भी पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरा ठप पड़ा हुआ है। इसके लिए
अभी सभी ग्लोबल में एक एक्शन प्लान उसका तैयार होना चाहिए। जितना जल्दी अगर कोरोना महामारी ख़त्म हो गया, जितना जल्दी उसको रिवाइव करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, जो रोज़गार बढ़ाने के लिए, जो फॉरेन टूरिस्ट देश में आने के लिए जो प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास हम करेंगे। एक एक्शन प्लान होना चाहिए और जो अभी डिपार्टमेंट के साथ बैठने के बाद जो भी स्थिति है, स्थिति देखते हुए एक्शन प्लान बनाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक्शन प्लान आप बनाएंगे। कल्चर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के मानचित्र पर स्थापित किया जाए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसी दृष्टिकोण में अभी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी टूरिस्ट का अपने को बहुत बड़ा आने वाले दिन में एक अच्छे कार्यक्रम हो सकता है। हरियाणा के फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर को भी भारी उद्योग और ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया है। उनसे बात की संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं एमओएस कृष्णपाल गुर्जर जी, जिनको कहीं ना कहीं पावर और हैवी इंडस्ट्री दी गई है और दो मंत्रालय हैं और बड़ा चैलेंज भी आप देख रहे हैं मिनिस्टर साहब। और खासतौर पे मोदी साहब ने कहा है कि जो काम करेगा वही रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझे नया दायित्व, नई भूमिका मुझे सौंपी है और उस भूमिका को मैं ईमानदारी के साथ उसका पूरी तरह से निर्वहन करूँगा। और क्योंकि हर क्षेत्र में अवसर के साथ चुनौती भी होती है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के रूप में हमारे पास है, जो हर काम को चुनौती के रूप में लेते हैं और उस चुनौती से पार पाते हैं। इसलिए जब हमारे पास इतना अच्छा नेतृत्व, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व मोदी जी के रूप में है, तो किसी भी चुनौती को पार पाना बड़ा हमारी सरकार के लिए, हम सब के लिए बहुत आसान है। दो चुनौतियां हैं, खासतौर पे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना है, और दूसरा ये इंडस्ट्री की जो हालत है, खासतौर पर कोरोना काल में जो बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसको टैकल करना है। कैसे देख रहे हैं, चुनौती कितनी मान रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मैं चाहे दूसरे विभाग में काम कर रहा था, लेकिन जानकारी हर विभाग की आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हर विभाग की जानकारी सब मंत्रियों को देते हैं। लेकिन पिछले 7 साल में बिजली के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक सुधार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मंत्री श्री आर.के. सिंह जी के रहनुमाई में हुए हैं, वो ऐतिहासिक सुधार के कार्यक्रम हुए हैं। चाहे वो ट्रांसमिशन का काम हो, चाहे वो जनरेशन का काम हो, ये सारे काम, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, चाहे सब स्टेशन का अपग्रेडेशन हो, चाहे 18,000 गाँवों में समय से पहले बिजली पहुंचाने का काम हो, ये सब काम हमने होते हुए देखे हैं। जहां 12 घंटे गाँव में बिजली आती थी, आज 20 घंटे बिजली आती है। यानी कि पहले हम बिजली का उत्पादन पहले माइनस में था, आज प्लस में हो गया है, हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है। तो ये सब काम आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बिजली के क्षेत्र में हुए हैं और हर गांव तक बिजली पहुंचाई है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।